करेंगे संघ राज्य वित्तीय संबंध। संघ राज्य वित्तीय संबंध ना, ये पार्ट सेकेंड का जो पेपर है सेकेंड है, ये महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अंदर संचालित होता है। दूसरे विश्वविद्यालयों में, जोधपुर विश्वविद्यालय में ये पाठ वास्तविक चलता है, अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग प्रकार से चलता है। प्रतियोगी परीक्षा में निश्चित रूप से इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाए। तो पूर्व जो अपने वीडियो थे उन दोनों वीडियो में अपन ने चर्चा की थी संघ राज्य विधायी और प्रशासनिक संबंध। आज हम चर्चा करेंगे संघ राज्य वित्तीय संबंध। संघ राज्य वित्तीय संबंध। संघ राज्य वित्तीय संबंध। तो संघ राज्य वित्तीय संबंध के अंतर्गत भारत के संविधान के अंतरंग ही, भारत के संविधान के अंतरंग ही न केवल विधायी एवं प्रशासनिक संबंधों के कार्यों का विभाजन किया गया है, बल्कि राज्य की कार्य क्षमता, उसकी व्याप्तता और उसकी उपयुक्तता के आधार पर संघ राज्य के वित्तीय संबंधों का भी विभाजन संविधान के अंतर्गत है। संविधान सभा इस बात से विज्ञ थी कि भारत की संघ सरकार की राजधानी है तो केवल दिल्ली नहीं है, बल्कि राज्यों की जितनी भी राजधानियां हैं वही संपूर्ण भारत है। भारत की संघ सरकार का तात्पर्य क्या है? राज्यों की राजधानियां तथा उनमें होने वाली संचालित सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वही संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्थाएं हैं। संघ में तथा राज्यों में समान विचार धारा के दल या दलों के गठबंधन की सरकार होती है तो संघ राज्य वित्तीय संबंधों में किसी प्रकार की टकराहट उत्पन्न नहीं होती। नहीं तो निश्चित रूप से उनमें कड़वाहट या टकराहट के बिंदु झलकेंगे। उसका कारण है विरोधी विचार की सरकार होना। संघ सरकार जो कर का निर्धारण करती है, कर को एकत्रित कौन करेगा, उसकी शक्ति का वितरण करती है तथा कर से संग्रहित होने वाले आय का विभाजन जो करती है, वो सारी बातें सरकार, संघ सरकार तथा राज्यों की सरकार के समान विचार के अनुरूप ही निर्धारण होता है। यदि विरोधी दल की सरकार होती है तो पूर्व जो आपकी पुस्तकें हैं उसमें ज्यादातर संघ सरकार के द्वारा कर का निर्धारण करना, फिर कर का संग्रहण करना, संग्रहित कर को बांटना। अब कर निर्धारण के लिए एक अलग से परिभाषा बन गई जो आपकी पुस्तकों में अभी आपको नहीं मिलेगी, जीएसटी। तो संघ सरकार जीएसटी का निर्धारण करती है और जीएसटी से संग्रहित होने वाला कर राज्य सरकार संग्रहित करेगी या संघ सरकार करेगी, इसका निर्धारण किया जाएगा। इसकी शक्ति का वितरण किया जाता है, वो संघ सरकार के द्वारा किया जाता है। तथा संग्रहित जो कर है, जो टैक्स एकत्रित होगा, कलेक्ट होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होगा, उसका एकाधिकार भी संघ सरकार के पास में रहता है। तो संघ सरकार सदैव
संघ सरकार सदैव अपने पक्ष में कर को रखती है। इस कर के अलावा संघ राज्य जो वित्तीय संबंध है उसमें सहायता और विशेष अनुदान संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत ही किए गए हैं। भारत के संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि कुछ राज्यों को विशेष परिस्थितियों में सहयोग दिया जाना चाहिए। कुछ तो तय है। जूट और पटसन उत्पादन करने वाले जो राज्य है, असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इनको विशेष रूप से पैकेज दिया जाता है, उनको सहायता दी जाती है। वित्तीय स्रोतों का जो विभाजन है इनके पक्ष में थोड़ा ज्यादा किया गया है। दूसरे प्रकार के वे राज्य जहां कहीं बाढ़ आ गई हो, भूकंप आ गया हो, प्राकृतिक प्रकोप से प्रभावित होने वाले राज्यों को संघ सरकार वित्तीय सहायता प्रदत्त करती है। ये संघ राज्य वित्तीय संबंधों के दूसरे आयाम के अंतर्गत स्पष्ट रूप से इसका विभाजन किया गया और संविधान के अंतर्गत ही इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। बाढ़, भूकंप या किसी भी अन्य प्रकार की प्राकृतिक विपदा के समय संघ सरकार उक्त राज्यों का सहयोग करेगी। जनजाति और कबीली क्षेत्र के जो राज्य है उनकी सहायता और अनुदान के प्रावधान भी हमारे संविधान के अंतर्गत किए गए। ये जो कबीली क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र के जो राज्य है उनको विशेष प्रकार का सहयोग और सहायता संघ सरकार के द्वारा समय समय पर की जाएगी। जैसे ही संघ सरकार बनती है और संघ सरकार का जो बजट आता है उस बजट में इन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। इसके अलावा किसी अन्य राज्य में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या किसी राज्य को विशेष पैकेज, अभी जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में भारत की संघ सरकार ने विशेष पैकेज की घोषणा की। इसके अलावा ऋण के लेन देन के समय संघ सरकार उन राज्यों को आसानी से ऋण व अनुदान, लोन एवं सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है जिनमें अपनी विचारधारा या विचारधारा के दलों के गठबंधन की सरकार होती है। नहीं तो उनका इतना सहयोग खुले हाथ से नहीं करती, मुक्त हाथ से, फ्री एंड नो लोन एंड सब्सिडी। संघ सरकार समय के अनुरूप करों से मुक्ति भी प्रदान करती है तथा वो सोचती है कि जो कर की जो मुक्ति है, करों से मुक्ति, ये मुक्ति उन राज्य सरकारों को अत्यधिक करती है जिन राज्यों में समान विचारधारा के दल या दलों के गठबंधन की सरकार होती है। एक होता है सीएजी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसका नियंत्रण संघ सरकार के द्वारा समस्त वित्तीय व्यवस्थाओं पर रहता है। ये वित्तीय व्यवस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत स्पष्ट रूप से नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद है वो सृजित किया गया है। समस्त प्रकार की वित्तीय लेन देन
का नियंत्रण इसी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अनुरूप किया जाता है। ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक नीति आयोग के माध्यम से, पुस्तकों में आपकी योजना आयोग मिलेगा, क्योंकि योजना आयोग को भंग करके उसके स्थान पर नीति आयोग लाया। विद्यार्थियों, इस बात का स्पष्ट रूप से विशेषकर आप ध्यान रखोगे, पुस्तकों में नीति आयोग का उल्लेख बहुत कम मिल रहा है, क्योंकि नई जो एडिशन आ रहा है उसमें अपडेट करके जो लोग भेज रहे हैं उसमें निश्चित रूप से मिलेगा, बाकी नहीं मिलता। इसके अलावा होता है वित्तीय संकट का आर्टिकल 360, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत इस प्रकार का प्रावधान है, राष्ट्र की यदि वित्तीय साख खतरे में है, संकट में है, वित्तीय ढांचा चरमरा गया है, उस परिस्थिति में संघ सरकार वित्तीय आपात की घोषणा कर सकती है। मित्रों, आज दिन तक वित्तीय संकट भारत में नहीं लगा है। वित्तीय संकट काल के समय समस्त राज्य की वित्तीय स्रोतों पर और राज्य की विधायी तथा प्रशासनिक व्यवस्था पर संघ सरकार का जो नियंत्रण स्थापित होता है, उसमें समस्त वित्तीय व्यवस्थाओं को अपने नियंत्रण में वो ले लेते हैं। एक बात विद्यार्थियों स्पष्ट है कि वर्तमान की स्थिति में राज्यों के पास में सीमित साधन है। राज्यों के पास में अपने कोई बहुत बड़े साधन नहीं है, इतने प्राकृतिक संसाधन नहीं है जिसके माध्यम से राज्य सरकारें अपनी वित्तीय व्यवस्थाओं का संचालन कर सके। फलतः उन राज्य सरकारों को संघ सरकार पर आश्रित रहना पड़ता है। अतः संघीय नेतृत्व उनको स्वीकार करना पड़ता है। मित्रों, कुछ परिस्थितियों में राज्यों को संघ सरकार के सामने झुकना पड़ता है, क्योंकि संघ राज्य जो वित्तीय व्यवस्थाएं हैं, सबसे बड़ी व्यवस्था ही वित्तीय व्यवस्था है। वित्तीय व्यवस्था समाज की समस्त व्यवस्थाओं को नियंत्रित करती है। सबसे बड़ी व्यवस्था भी वित्तीय व्यवस्था ही है। हमारा घर का, परिवार का, कुटुंब का, समाज का, राज्य का या देश का कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी सेक्टर हो, प्रत्येक सेक्टर को फाइनेंशियल सेक्टर है वो प्रभावित करता है। इसके अलावा ऐसे कई संघ राज्य संबंधों के, वित्तीय संबंधों के तनाव के बिंदु है, जिनके कारण टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वित्तीय साधनों के वितरण की जो प्रचलित व्यवस्था है वो कोई इतनी दुरुस्त नहीं है। नीति आयोग के अनुरूप जिन वित्तीय साधनों के स्रोतों का जो वितरण होता है, उस वितरण में संघ सरकार निश्चित रूप से अपने दल वाले राज्यों की सरकारें जहां जहां हैं उनके पक्ष में करता है। राज्यों की जो ऋणग्रस्तता है, हम पिछले 70-72 साल के इतिहास को यदि देखें तो राज्य कोई आत्मनिर्भर है ही नहीं। समस्त राज्यों को संघ सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। संघ सरकार की वित्तीय बैसाखी, फाइनेंशियल सपोर्ट हर परिस्थिति में उनको चाहिए। उस परिस्थिति में भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 में जो वित्त आयोग का प्रावधान है, वो वित्त आयोग अपनी जो भूमिका अदा करता है, उस भूमिका में भी कई प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो असंगत और अनुचित है, क्योंकि वित्त आयोग नीति आयोग से मिलते हुए उन राज्यों में वित्तीय सहयोग, सहायता, ऋण यानी कि लोन एंड सब्सिडी उन राज्यों को ज्यादा देता है जिन राज्यों में निश्चित रूप से उनके दल की सरकार है।
आर्थिक नियोजन में भी मतभेद हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और राज्य का अंतर्राज्यीय व्यापार ये जो होता है, ये भी राज्य सरकार इसकी किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ले सकती। फलतः संघ सरकार के इशारे के अनुरूप करती है। पीछे केलकर आयोग की जो सिफारिशें हुई है उनको हम गहनता से देखते हैं तो निश्चित रूप से संघ सरकार को स्वायत्तता दी गई है तथा राज्यों के वित्त को थोड़ा नियंत्रित किया गया है। भारत की राजधानी केवल एक नई दिल्ली नहीं है, प्रत्येक राज्य की राजधानी ही भारत की राजधानी है। फलतः उनके सहयोग से ही संघ सरकार का कार्य चलता है। राज्य सरकार का तो कार्य चलता ही है। यदि राज्य सरकारें एक दिन भी संघ सरकार का सहयोग नहीं करे तो संघ सरकार नहीं चल सकती है। इसलिए संघ राज्य वित्तीय संबंध है वो सबसे महत्वपूर्ण संबंध है।